हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे अबाउट डीकार्बोनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट थिंग हम इसके बारे में देख क्यों रहे हैं? जस्ट अ सेकंड। या सी हमने क्या सेट किया है दैट बाय 2070 वी वांट टू बी ए नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी, राइट? नेट जीरो से यहाँ पर क्या मतलब है कि जितना हम लोग एमिशंस कर रहे हैं उतना ही कैप्चर भी कर रहे हैं वापस, ठीक है, ताकि नेट जब निकालें तो वो जीरो आए। क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी इकोनॉमी में एमिशन जीरो नहीं हो सकते। कुछ करेगी इकोनॉमी तो एमिशंस भी होंगे, बट फिर हम उतने ही कार्बन सिंक भी बना लें, लाइक उतना फॉरेस्ट लगा लें, अपने वेटलैंड बेटर बना लें, या कार्बन स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को यूज कर लें। ओके, सो वी वांट टू बिकम ए नेट जीरो बाय 2070। नाउ इंपॉर्टेंट इज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ 25% एमिशंस जो होते हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज से होते हैं। तो यहां पर कमी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के लिए हमने लॉन्च की है दैट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल। राइट, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल पे ही मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, उस पे हम सारी बातें जानेंगे। सो इंडस्ट्री से हम एमिशन कम करेंगे बाय यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन या और ऑल्टरनेटिव जो भी हो सकते हैं, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो। ओके, तो एटलीस्ट वहां पे इंडस्ट्रीज में जो पावर यूज होगी वो ग्रीन सोर्सेज से आनी चाहिए। तो हम इस 25% एमिशन को टैकल कर सकते हैं। उसी तरीके से अराउंड 24% एमिशंस होते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, राइट? एंड इस 24 में से ऑलमोस्ट 17% अकेले एग्रीकल्चर से आते हैं। ऑलराइट, तो इंडस्ट्रीज का टैकल करने के लिए हम लोग ग्रीन फ्यूल की बात करते हैं, एग्रीकल्चर से टैकल करने के लिए हम लोग आज देखेंगे कि ये कैसे करना है। नाउ सी, एफएओ के अकॉर्डिंग अराउंड ये जो 17% ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसमें से 61 अलोन तो लाइव स्टॉक से आते हैं। ऑलराइट, एंड आपको पता है लाइव स्टॉक इज द लार्जेस्ट सोर्स फॉर मीथेन एमिशन एज वेल। उसी तरीके से फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर बनाते हैं हम लोग, ओके, इंडस्ट्रीज में, और यही फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो कई बार लैंड पे भी इम्पैक्ट करता है। ऑलराइट, तो ये एमिशन आते हैं अराउंड 19%। उसी तरह पैडी पैडी फील्ड में क्या होता है, वाटर लॉक करके छोड़ दिया जाता है, राइट? एंड पैडी भी मीथेन का अच्छा खासा एमिशन करता है, दैट इज अराउंड 7%। और 2% आता है बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू, जो हम लोग फायर वगैरह सुन रहे हैं ना इन दिनों, जिस वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो भी 2% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। राइट, तो ओवरऑल 17% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, और अगर उसमें हम फॉरेस्ट्री और कुछ अदर लैंड यूज भी जोड़ दें तो ये एमिशन आ जाते हैं 24%। सो ओवरऑल आप सोच सकते हैं कि अगर हमें नेट जीरो की तरफ बढ़ना है तो 25% होने वाला एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज प्लस 24% होने वाला फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसको अगर हम टैकल कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट हम 50% कार्बन एमिशंस को टैकल कर लेंगे। राइट, इंडस्ट्रीज के लिए मैं आपको ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में पढ़ाऊंगा अगले सेशन में। यहां पर मैं फिलहाल अपने आप को लिमिट रखूंगा सिर्फ डीकार्बोनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो इसके लिए हम लोग एक प्लान लेकर आए हैं, एलटी लेट्स, दैट इज लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। राइट, जिसका पूरा गोल क्या है अल्टीमेटली, कि हमें अपने कार्बन एमिशन जो है उसको कम करने हैं। राइट, बट सरप्राइजिंग कि इंडिया ये स्ट्रेटेजी तो लेकर आई लेकिन उसमें एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं किया है। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन कि एग्रीकल्चर अभी हमारा तैयार नहीं है इसके लिए। हमारे यहाँ अराउंड 90% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है, उनसे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अभी कि वो कुछ ऐसी चीजें यूज करेंगे एग्रीकल्चर में जिससे एमिशंस कम हो। हमारे यहाँ आज भी पैडी उसी तरीके से ग्रो की जाती है, ट्रांसप्लांटेशन करके। राइट, अब आप उसमें चाहे नई नई चीजें कितनी भी टेक्नोलॉजी अभी ले आइए, बट वो हमारे फार्मर अभी अपनाने के लिए उसको तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो लेकर आए क्योंकि हमने गोल सेट किया है आफ्टर ऑल, बट फिलहाल के लिए हमने एग्रीकल्चर को उससे बाहर रखा हुआ है। ओके, सो अब इसी के रिगार्डिंग एक और टर्म आता है, दैट इज कोरोनिविया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर। देखिए ये ग्लोबल लेवल पर बना था, जिसका मेन गोल था कि एग्रीकल्चर से हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने हैं। ओके, तो इसलिए हमारा जो डॉक्यूमेंट आया ना ये निकल के, इसमें हमने इस चीज को काफी अपोज किया है कि देखिए आप अभी ये चीजें इंपोज ना करें हम पे। तो प्लीज ये कोरोनिविया याद रखिएगा कि ये जो भी ग्लोबल लेवल पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है तो ये किस चीज से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड विद रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर है? कोरोनिविया, ठीक है, मैं इस पे आपका एमसीक्यू बना के भी पोस्ट कर सकता था ग्रुप में, बट आई थॉट कि नहीं समझ पाओगे उस टाइम, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी चीज थी लेकिन
आजकल यूपीएससी आपको इसी तरह के सरप्राइजेस पे कर रहा है। एंड सी रिमेंबर, प्लीज एक बात याद रखिएगा, अब जो प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर रहे हैं जो लोग, ठीक है, यूपीएससी आपसे बुकिश नॉलेज कम एक्सपेक्ट करता है, वो चाहता है आपकी ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल अवेयरनेस हो। राइट, तो यही छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करेंगी प्रीलिम्स में, इसलिए प्रीलिम्स अब डाइसी होता जा रहा है, बिकॉज वो आपकी जनरल अवेयरनेस देखना ज्यादा पसंद कर रहा है, रादर देन कि आप बुक में क्या पढ़ा है आपने और क्या नहीं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं, हम लोग आगे आते हैं कि कंट्रीब्यूशन है क्या इसमें। तो कैसे हम इसको डीकार्बोनाइज कर सकते हैं, आप इतना समझ में आ गया है कि हम डीकार्बोनाइज क्यों करने की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑल दीज रीजंस। ओके, चाहे ये एफएओ का ये डेटा हो, या हमारा ये स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट हो, या नेट जीरो का गोल हो, या फिर ये जो कोरोनिविया जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना है एग्रीकल्चर पे उसकी बात हो। क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है, अगर आप कह सकते हैं कि अगर हम इसके लिए तैयार नहीं है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तैयार नहीं, तो इससे बाहर आ जाओ। पर ऐसा भी नहीं है, अगर आप बाहर आ जाओगे ना तो हमेशा रूल मेकर दूसरे लोग बन जाएंगे। इसलिए कभी भी आप बाहर नहीं आ सकते किसी भी इंटरनेशनल बॉडी से, आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर रहोगे तो दूसरे रूल बनाएंगे और फिर कभी ना कभी आपको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। सो बेटर है कि हमेशा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करके रखना है अपन को। ऑलराइट, किसी चीज को आपको अपोज करना है तो वहां बैठकर ही अपोज कर सकते हो, उससे बाहर रहकर नहीं कर सकते। चलिए वेज देखते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाउस एमिशन को। देखिए पहले तो क्या है कि हमारे एग्रीकल्चर मेथड एंड प्रैक्टिसेस, जैसे यही कि हम लोग का जो पैडी कल्टीवेशन का मेथड है कि हम पूरी फील्ड में पानी भर के छोड़ देते हैं और फिर उसको ग्रो होने देते हैं। बट वो पानी जब भरा रहता है ना, तो एक तो वो वहाँ की जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी भी क्रिएट करता है, और वो पानी भरे भरे वहाँ पर काफी सारे एमिशंस भी होते हैं, ओके, इंक्लूडिंग मीथेन एमिशन। राइट, तो इसको हमें कम करने की जरूरत है। प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि यूरिया यूरिया का बहुत ज्यादा यूज होता है। मैंने आपको बताया था कि आइडियल रेशियो माना जाता है 4:2:1, ओके, लेकिन हम यूज कर रहे हैं 8:4:1, ओके, एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ओके, तो इसको भी कहीं ना कहीं एक बेटर इसकी जो एप्लीकेशन है इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाना है, और एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग क्या लेकर आए थे, याद कीजिए, सॉइल हेल्थ कार्ड। इसमें इसका गोल क्या था, साउथ सॉइल हेल्थ कार्ड का गोल ये था कि आपकी जो जमीन है, खेत है आपके, उसकी मिट्टी को एनालाइज किया जाएगा साइंटिफिकली। ओके, एक टूल किट दी जाएगी, लोग ट्रेन किए जाएंगे इसमें, और सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, और उसमें आपको प्रॉपरली बताया जाएगा कि आपकी मिट्टी में कौन से एलिमेंट की कितनी कमी है और किस रेशियो में आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना है। ऑलराइट, क्योंकि एज वी ऑल नो कि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोट किया था तो हमने सीधा गोल रखा था, जितना पानी यूज करना है करो, जितने सीड यूज करने हैं वो करो, जितना फर्टिलाइजर डालना है डालो, बस अपन को प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि उस टाइम हम लोग फूड सिक्योरिटी से गुजर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम हमने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, और इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट दिखा है पंजाब और हरियाणा में, जहां पर सॉइल वाकई इनफर्टाइल होती जा रही है। राइट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट, और हम क्या कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बेटर बनाने के लिए। अब याद कीजिए प्रिसीशन फार्मिंग। अरे, कई बार क्या होता है कि आपने फील्ड में पानी भर के छोड़ दिया, बट वो उतना एफिशिएंटली नहीं होगा, वो वाटर वहीं पे बस आपकी सैलिनिटी बढ़ाता रहेगा। बट प्रेसिशन फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें धीरे धीरे पानी जाता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की। राइट, और यूरिया की उसमें एक चीज और देख लीजिए, यूरिया को भी बेटर बनाने के लिए हम लोग क्या लेकर आए थे, नैनो यूरिया। ठीक है, ये इंडिया की गुजरात की यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ओके, और फिर एक और चीज हम लोग लेकर आए थे, नीम कोटिंग। उसका भी यही गोल था कि जो यूरिया है वो स्लोली स्लोली रिलीज होगा क्रॉप में, ताकि वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, अदरवाइज वो बस वॉश अवे हो जाता था। ओके, प्रिसीशन फार्मिंग की बात कर लें, तो इसके लिए भी हमने एक चीज शुरू की थी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। राइट, इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, हाँ, हम लोग और बेटर काफी अच्छे कार्बन सिंक बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब एक और वर्ड याद कीजिए, हर मेड़ पर पेड़। ठीक है, ये सब हमारे उसी प्रोग्राम का पार्ट था जो हम लोग लेकर आए थे, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। राइट, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी एग्रीकल्चर मेथड और प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा चेंज करें तो बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक और वर्ड है ना, प्रिसीजन फार्मिंग, इसको मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जब आएगा तो अपने आप में एक क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा।
ओके, प्रेसिजन फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता भी दूं तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, प्रेसिजन फार्मिंग। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन फार्मिंग। देखिए हमें क्या करना है कि हमारा जो लैंड है ना, उसी को एक कार्बन सिंक की तरह बनाना है। दैट मीन्स कि वो एमिशन कम करे, जो कार्बन एमिशन हो रहे हैं उससे वो कम करे। और वो तभी होता है क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग लैंड को टिल करते हैं ना, लैंड टिलिंग, तो आप लोग थ्रेशर वगैरह यूज करके पूरा सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं हम लोग। ओके, तो उस वजह से क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत एमिशन जो अंदर को सॉइल में दबे हुए हैं, वो भी रिलीज हो जाते हैं। ओके, तो इसी के लिए आप याद कीजिए, एक और चीज हम लोग लेकर आए थे, जीरो टिलिंग फार्मिंग। इसमें हम लोग सॉइल को बार बार ऊपर नीचे नहीं करते हैं, ठीक है, छोटे से होल किए जाते हैं, उसमें आप सीड बो कर देते, ग्रो कर देते हो और फिर वो क्रॉप आ जाती है। और तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसी को ज्यादा बेटर बनाने की जरूरत है। उसके अलावा वो सब इसी में आ जाएगा आपका कि हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट से अपने कार्बन सिंक्स बनाएंगे, राइट, ताकि हम अपने लैंड को बेटर बना सकें कि वो कार्बन एमिशन कम करे और जबकि कार्बन को एब्जॉर्ब ज्यादा करे। डीकार्बोनाइजिंग लाइव स्टॉक, हमने ऊपर देखा कि लाइव स्टॉक, आउट ऑफ दिस 17% ग्रीन हाउस एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक कंस्टिट्यूट 61%। बट अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की अगर आप लाइव स्टॉक पॉपुलेशन देखोगे ना तो बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हमारे पास है। ओके, तो इसको अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते, वी आर ऑल्सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, राइट, वर्ल्ड ओवर हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो अगर लाइफ स्टॉक सेक्टर हमें ग्रो करना ही है वो तो ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें से मीथेन एमिशन होने ही होने हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ ये कि हम ये होने वाले मीथेन एमिशन को कैप्चर कर सकते हैं। ओके, कैप्चर करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे बायो एनर्जी। दैट मीन्स अब याद कीजिए, गांव में अगर आपने प्लांट्स वगैरह देखे होंगे, गोबर गैस प्लांट, जब गैस सिलेंडर वगैरह नहीं चलते थे, आज से 20 साल पहले गांव में कई बार देखा जाता था ना, गोबर गैस प्लांट लगाए जाते थे, उसमें गाय का गोबर, बफेलो का गोबर ये यूज किया जाता था। ठीक है, तो हम सिर्फ वो होने वाले मीथेन एमिशंस को कैप्चर करके उसे बायो एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ऐसी ब्रीड डेवलप कर पाए, काउ बफेलोस की ऐसी ब्रीड डेवलप कर पाए जिनका नेचुरली ही मीथेन एमिशन लो हो थोड़ा। ओके, इसके अलावा जब बात मीट की आती है या नॉन वेज की आती है, तो इसके लिए आजकल एक नई चीज चलती है, लैब ग्रोन मीट, ताकि आपको ये शेप हर्डिंग और ये सब ना करनी पड़े कि आप फिर उनको यूज करोगे नॉन वेज में, शीप्स एंड गोट वगैरह। सो बेटर है कि आप लैब ग्रोन मीट की तरफ देख सकते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली क्या होगा इन सभी स्टेप से कि हमारे जो मीथेन एमिशन है वो थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर। देखिए हर हेडिंग के अंडर में ना आप दो तीन चीजें आपने जान ली ना, अगर एक दो तीन, ठीक है, लैब ग्रोन मीट, बस इसी तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर उसमें ज्यादा डेप्थ में मत जाना। ओके, नॉलेज पूरा रखिए, वो आप इंटरव्यू में कुछ भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं वो अलग चीज है, बट मेंस के लिए आप उतना कंटेंट रखिए जितना आपको जरूरत है। अल्टीमेटली आपको एक आंसर लिमिटेड स्पेस में ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप वहां लिखते ही जाओगे जो मन करेगा। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट क्रॉपिंग। अब देखिए ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग में ये बोला जाता है कि आप ना मिक्स करके ग्रो कीजिए, जैसे एक तरफ आपने कोई पर्टिकुलर क्रॉप किया, ग्रो किया, फिर दूसरी लाइन में दूसरा क्रॉप ग्रो कीजिए, फिर वापस से पहला वाला, फिर दूसरा वाला। ठीक है, इस ऑल्टरनेटिंग क्रॉपिंग मेथड से एक चीज अच्छी हो जाती है कि आपका जो लैंड होता है वो ना डेफिसिट नहीं होता, कि सेम क्रॉप है तो वो पूरे लैंड से वही न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब किए जा रहा है। ओके, सो हमें इस ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग को ज्यादा बढ़ावा देना है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, राइट। अब याद कीजिए कि हम लोग एक जगह पे किया था कुछ लोगों ने कि पैडी कल्टीवेशन चल रहा था फील्ड में, और उसमें पानी ना काफी सारा स्टोर करके रखा जाता है, मतलब फील्ड में ऐसे फील्ड में पानी भर के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ लोगों ने क्या किया था, फिश कल्टीवेशन भी शुरू कर दिया था, मतलब एक ही फील्ड में पैडी कल्टीवेशन भी हो रहा है, फिश फिश भी हो रहा है, ठीक है, एक्वाकल्चर भी चल रहा है। और बेनिफिट ये हो रहा था कि ये फिशेस जो होती हैं जब वो अपना एक्सक्रीट रिलीज करती हैं, ठीक है, तो यही एक्सक्रीट पानी और सॉइल में जाके इसके लिए एक फर्टिलाइजर का काम कर रहा था। ऑलराइट, तो हमें इस तरह की क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ देखना चाहिए।
ओके। और इसी के अलावा अगर आप ये करेंगे ना कि जो हमारी कैटल फीड होती है, ठीक है, इस कैटल फीड में अगर हम लोग आपने सुना होगा सीवीड, ठीक है, अगर हम सीवीड का कल्टीवेशन प्रमोट करें और फिर इस सीवीड को एज अ फॉडर यूज करें इस कैटल के लिए, तो अपने आप इस कैटल से होने वाले मीथेन एमिशन रिड्यूस हो जाते हैं। ऑलराइट, और सिर्फ इतना ही नहीं, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सीवीड एज अ फॉडर इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और अल्टीमेटली ये मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। ऑलराइट, तो देखिए एक तो सीवीड की फार्मिंग भी हो गई, ओके, अच्छा खासा फीड भी इकट्ठा हो गया काऊ के लिए अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, और इतनी अच्छी क्वालिटी है कि ये अल्टीमेटली उस कैटल में होने वाला मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा और एट द सेम टाइम ये उसके उससे होने वाले मीथेन एमिशन भी कम करेगा। राइट, तो ये दो पॉइंट आप इसमें जरूर ऐड करेंगे तो आपका आंसर ज्यादा बेटर दिखेगा। अल्टीमेटली यूपीएससी आपने यही देख रहा है कि आपकी सोच कितनी फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि आज आप ज्वाइन करते हो अगर सर्विस 25-30 साल की एज में, तो आप अगले 30 से 35 साल देश के लिए काम कर रहे हो। राइट, तो इस तरह के आइडियाज आपके दिमाग में आपके आंसर में दिखने चाहिए। ओके, दैट इज ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग मेथड। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रेश वाटर पर। अब देखिए, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं ना, तो 80% ऑफ आर फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में जाता है। ओके, और अब मैंने जब आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा भी था कि चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना है अगर इंडिया को, तो दो चीजें बहुत जरूरी है, 24/7 क्वालिटी पावर सप्लाई एंड प्योर वाटर सप्लाई। ओके, अब अगर आपका 80% वाटर तो सिर्फ एग्रीकल्चर में जा रहा है, तो फिर आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी जरूरत पड़ेगी पानी की, तो और वो भी अच्छी क्वालिटी का, ये नहीं कि ग्राउंड वाटर से जो आ रहा है वो पूरा पॉल्यूट होके आ रहा है। ठीक है, इसलिए ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को भी लेके इंडिया ज्यादा सीरियस है, बिकॉज काफी प्रॉब्लम हो रहा है। और हमारे यहाँ पर इंडिया में जो 80% डिजीज होते हैं, हेल्थ डिजीज, वो गंदे पीने के पानी से रिलेटेड है। ऑलराइट, तो चलिए पहले तो हमें अपने जो एक्वीफर्स हैं, ग्राउंड वाटर है, इसको भी थोड़ा क्लीन रखना जरूरी है। तो अब फ्रेश वाटर, ये जो 80% वाटर यूज हो रहा है, इसको कम करने की क्या तरीके हैं? तो सबसे पहला तरीका क्या है, हम माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये सेम चीज मैं आपको प्रिसीजन फार्मिंग में भी बताऊंगा। ओके, इसके अलावा कि हम ऐसे क्रॉप ग्रो करें जो लेस वाटर इंटेंसिव है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा रीजन इज नॉट सुटेबल फॉर पैडी कल्टीवेशन। क्यों? बिकॉज पैडी इज ए वाटर गजलिंग क्रॉप, वो बहुत पानी रिक्वायर करता है। वो क्रॉप है गैंगेटिक वैली का, यूपी में ग्रो कीजिए, बिहार में कीजिए, बंगाल में कीजिए, वो वहां का क्रॉप है। इसको पंजाब में प्रमोट करके गलती की, इसलिए पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, ये ड्यू टू पैडी कल्टीवेशन। उसके सारे रीजन मैंने आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किए थे ऑलरेडी। ऑलराइट, सो अब जब ज्यादा ऐसे क्रॉप हम लोग ग्रो कर रहे हैं जो और ज्यादा वाटर इंटेंसिव है, तो अल्टीमेटली हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब में पैडी इज नॉट सुटेबल, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, मिलेट्स के लिए। ठीक है, और अब इसके लिए जरूरी क्या हो जाता है कि हम एक अच्छी एमएसपी प्रोवाइड करें, ओके, और लोगों को मूव करने के लिए कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करें या इंसेंटिव कह लीजिए कि आप इससे मूव कीजिए और मिलेट की तरफ। और तीसरा कि हम एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करें उनको। ठीक है, तब जाके वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगा। इसके अलावा क्रॉप से अगर हटके भी जाना है हमें, तो हम हॉर्टिकल्चर की तरफ प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आजकल हरियाणा रीजन में खासकर बहुत अच्छा बढ़ रहा है। ओके, जैक फ्रूट जैसे कई ऐसे फ्रूट ग्रो कर रहे हैं हरियाणा के फार्मर जिसकी डिमांड दिल्ली और नियर बाय अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा है। राइट, उसी तरीके से हम लोग फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं। जब हम लोग साउथ इंडिया की बात करते हैं तो फ्लोरिकल्चर हमारे दिमाग में आता है। ये सब क्या है, बहुत हाई पेइंग चीजें हैं। ठीक है, इसमें फार्मर को कीमत बहुत अच्छी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। हाँ, अब जब हमारे दिमाग में ट्री की बात आती है तो ट्री से हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती है। अब याद कीजिए कि कुछ टाइम पहले न्यूज चलती थी कि ये हरियाणा, सॉरी, हमारा जो राजस्थान में डेजर्ट एरिया है। अब क्या हुआ है कि ये सपोज हमारा राजस्थान है, ठीक है, और इधर हरियाणा, और यहां से कभी जाती थी अरावलीज। ठीक है, अब माइनर माइनिंग माफिया से ये सब खोद मारी है। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर। तो आज ये जो डेजर्ट्स है ना, ये डेजर्ट एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं डेजर्ट एक्सपेंशन। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले क्या सजेस्ट किया जाता है कि हमें ट्री लाइनिंग या ट्री कवर बढ़ाने की जरूरत है अरावलीज के अक्रॉस। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो आप कह सकते हो कि ट्री एक्ट एज ए विंड ब्रेक।
ठीक है। दूसरा, ट्री से और क्या फायदा होता है, सॉइल इरोजन रुकता है। ठीक है। उसके बाद ये सॉइल को एनरिच भी करते हैं। ओके। और उसका उसके बाद हमारा जो वाटर एक्विफर है, ठीक है, उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर को होल्ड करके रखते हैं, ज्यादा नीचे नहीं जाने देते, अपनी रूट्स की मदद से ये होल्ड करके रखते हैं उसको। और तो ये सारी चीजें क्या हेल्प करेंगी, एग्रोफॉरेस्ट्री का हम जाएंगे ना, तो जो होने वाले जो गलतियां हैं उसको मिटिगेट करेंगी ये चीजें, क्योंकि ग्राउंड वाटर को ज्यादा नीचे नहीं जाने देंगी, लैंड को इरोजन नहीं होने देंगी, डेजर्ट को एक्सपैंड नहीं होने देंगी। इसलिए हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं कि सिर्फ हमें एग्रीकल्चर ही नहीं करना है, साथ में हमें फॉरेस्ट्री को भी इनकलकेट करना है अपने साथ, ताकि ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये सब हमें मिल सके, सॉइल एनरिच होती रहे, ताकि फर्टिलाइजर कम यूज करना पड़े। ओके। हमारे जो एक्विफर्स हैं, वाटर, ग्राउंड वाटर टेबल, उसको होल्ड करके रखते हैं ट्री के रूट्स। और सॉइल इरोजन नहीं होने देते, विंड ब्रेक की तरह काम करते हैं एक। ठीक है, तो ये सब हमारे मिटिगेशन एफर्ट का पार्ट है। तो अगर हम लोग एक स्टडीज को माने, तो अगर हम लोग 5% इंक्रीज करते हैं, ओके, फॉरेस्ट कवर में, तो अल्टीमेटली ये हमारे करीब करीब 16 मिलियन हेक्टेयर तक का फायदा हमें दे सकता है। ठीक है, इतना लैंड डिग्रेड होने से बचा सकता है। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको जितने डायमेंशन हो सकते हैं ना उतने डायमेंशन से चीजें समझा रहा हूँ, बट अल्टीमेटली आप अपने नोट्स में रखिए, रिवाइज कीजिए बार बार, और जितना याद रह पाए उतना रह पाए। पर मैं आपको इतना कंटेंट दे रहा हूँ कि अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आप आराम से हैंडल कर लोगे। ठीक, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद ग्रीन हाइड्रोजन पे दूंगा, तो वहां पे भी बात करूंगा कि हम कैसे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डिकार्बोनाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को भी डिकार्बोनाइज करना है हमें। ऑलराइट, अभी याद कीजिए हमने दिल्ली में क्या रन की है, हाइड्रोजन फ्यूल वाली बसेस, ट्रायल प्रोजेक्ट है, उस पर अभी खाली चलती हैं बसें। ठीक है, 3 बसें कुछ रन की हैं। राइट, उसी तरह सीएनजी पे चलने वाली बसेस लॉन्च की है नागपुर में। तो वो सब डिकार्बोनाइज करने का तरीका है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। मैं चाहता तो ये तीनों चारों टॉपिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर या ट्रांसपोर्ट, एक साथ ले सकता था, बट वो आपको उतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पाएगा। ठीक है, फिर मुझे कई चीजें शॉर्ट रखनी पड़ेंगी, और लेक्चर एक हद से ज्यादा लेंदी हो जाए तो भी फिर वो बोरिंग हो जाता है। राइट, सो मैं प्लेलिस्ट इसमें अपडेट करता जाऊंगा हमेशा आपको, बट आपको नोट्स अपने हैंड रिटन ही बनाने हैं, आप उस पर रिलाई मत कीजिएगा बुक्स वगैरह पर, वो हेल्प नहीं करेंगे आपको लास्ट मोमेंट पे। चलिए नेक्स्ट क्या, जो हमने क्रॉप रेसिड्यू के टाइम पढ़ा था कि ये जो फार्म वेस्ट है उसको हम बायो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, दैट इज वेस्ट टू वेल्थ। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी काफी सारे तरीके यूज कर ही बता चुका हूं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है। बाकी शॉर्ट में बता देता हूँ, वो बायोफ्यूल्स वगैरह की जब हमारी बात आती है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन फ्यूल, सेकंड जनरेशन फ्यूल, ये सब क्या है, ये बनता है फूड क्रॉप से। ठीक है, ये बनता है नॉन फूड क्रॉप से, यानी कि क्रॉप रेसिड्यू, ये एग्रीकल्चर जो वेस्ट है ना उसी से बनता है ये सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इथेनॉल को प्रमोट करना है, और इसी के लिए हम लोग लेकर भी आए हैं E20, दैट इज पेट्रोल और डीजल के साथ 20% की मिक्सिंग करेंगे हम लोग, ताकि ये जो वेस्ट है, ठीक है, इसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। इसके अलावा मैंने काफी सारे पर्सपेक्टिव यूज करे हैं, हम पैलेट बना सकते हैं, कोल फायर प्लांट में यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर हैप्पी सीडर उसमें यूज किया था हमने, बेलर्स देखे थे, सब कुछ हमने देखा था, तो इसको मैं डिटेल में नहीं ले रहा हूँ वापस, उसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ, फूड वेस्टेज चेक करना बहुत जरूरी है। इंडिया में ऑलमोस्ट 40% ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट चले जाते हैं। ठीक है, और क्यों, क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे कोल्ड स्टोरेज नहीं है। एक टमाटर को आप एक हद तक ही स्टोर कर सकते हो, राइट, बट अल्टीमेटली अगर आपका कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो उसमें तो काफी सारा वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल क्रॉप्स की बात करें ना, वीट वगैरह की भी, तो आपने कभी मंडी में अगर देखा होगा तो कई बार विंटर में रेन आती है 1-2 दिन और वो बाहर पड़ा रहता है पूरा गेहूं, और वो सड़ जाता है उसमें बारिश से। राइट, तो अगर ग्लोबल लेवल पे हम बात करें तो 8% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होते हैं ये इस वेस्ट से वेस्ट से आते हैं। राइट, तो हम वेस्ट को जितना ज्यादा बेटर यूज कर लें उतना अच्छा होगा। ठीक, और ये तो हमने इसकी बात की, ये 40% वेट तो वेस्टेज तो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में हो रहा है। अगर सिर्फ क्रॉप की भी बात करें तो 30% क्रॉप भी वेस्ट चला जाता है। ठीक है, वही मंडी वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है, हमें कार्बन मार्केट प्रमोट करने की जरूरत है। अब कार्बन मार्केट का मतलब क्या है, वो सब वो कार्बन ट्रेडिंग वाले जो हम प्रोविजंस देखते हैं। ठीक है, जो हमने कार्बन क्रेडिट मार्केट ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है, वो सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सब जो देखे थे, तो मतलब अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर का इसमें कंट्रीब्यूशन फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि फार्मिंग सेक्टर में इन कार्बन ट्रेडिंग का स्कोप थोड़ा कम है। ठीक है, क्या कर लोगे आप फार्मर्स के साथ, वो क्या इस पे ध्यान देगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेशन ज्यादा होती है,
बट अगर कभी लिखना हो आप तो लिख सकते हो कि कार्बन मार्केट प्रमोट कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, बट इट इज ट्रू मोर विथ रिस्पेक्ट टू डेवलप्ड कंट्रीज रादर देन कंट्रीज लाइक इंडिया। ओके, और अदर्स में कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने क्या किया है, राइस में जो पूसा 44 है, ठीक है, पूसा 44 जिसको ग्रो होने में कितने लगते हैं, ऑलमोस्ट 160 डेज। ठीक है, उसके बाद विंडो बहुत छोटी रह जाती है क्योंकि अगला क्रॉप यानी कि व्हीट ग्रो करना है फार्मर्स को, तो वो क्या करते हैं कि इसको सीधे बर्न कर देते हैं, राइट, उससे फिर एमिशन होते हैं। तो हमने पूसा 44 का एक न्यू वेरिएंट बनाया है जो कि आपको ग्रो हो जाता है ऑलमोस्ट 125 डेज में। तो आपके पास एक्स्ट्रा 20-30 डेज की विंडो बच जाती है कि अब आप उस रेसिड्यू जो बचा है ना उसको आराम से कट कर लीजिए, जलाने की जरूरत नहीं है, व्हीट ग्रो करने में अभी टाइम है। राइट, तो जितना ज्यादा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो ये बर्निंग के इंसिडेंट्स थोड़े कम हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग जीन एडिटिंग की आजकल यूज करते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, ताकि हम ऐसे सीड्स बना सकें जो ग्रो होने पर कम से कम एमिशंस करें। ओके, मोस्टली हमारा जीन एडिटिंग का ये होता है कि हम नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप ज्यादा प्रमोट कर सकें। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाली एबिलिटी को ज्यादा बढ़ा सकें क्रॉप की, ताकि कम से कम यूरिया हमें यूज करना पड़े। राइट, अब एक और चीज याद कीजिए, इंडोर वर्टिकल फार्मिंग, ये भी आजकल अ, ये भी आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, घर में ही लोग वर्टिकल लेवल पर अपनी बिल्डिंग्स वगैरह में इस तरह की चीजें ग्रो करते हैं। ओके, सो ये सब कुछ तरीके हो गए हैं कि कैसे हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को डिकार्बोनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेजर्स में हम कुछ अच्छे मेजर्स देख लेते हैं जो वाकई इतना पोटेंशियल रखते हैं कि हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने कुछ कुछ स्कीम्स आपके साथ डिस्कस कर दी हैं साथ में। पीएम कुसुम, ठीक है, अब पीएम कुसुम क्या था, देखिए इसमें ये था कि हम लोग सोलार पैनल यूज करेंगे खेतों में, राइट, और ये सोलार पैनल से ही बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को ही हम वाटर पंप वगैरह यूज करने में यूज करेंगे, इस इलेक्ट्रिसिटी को। राइट, ये गोल था पीएम कुसुम का। अगर इसका पूरा नाम जानना है तो प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। ओके, आजकल एक तो गवर्नमेंट पता नहीं ऐसे स्पेशल लोगों को हायर करती है जो इस तरह के निमोनिक्स बना के देते हैं, बट मोस्टली ये ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हमें सोलार एनर्जी यूज करनी है। ठीक है, ये सोलार पैनल आपके फार्म में ही लगाए जाएंगे, तो फार्मर अपनी जो भी जरूरतें हैं उसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। एंड इसके अलावा अगर मान लो कोई सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बच गई तो वो ग्रिड में सेल कर सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने फार्मर को इनकम का एक और सोर्स दे दिया। जैसे कुछ लोग कहते हैं यार जमीन बंजर है कुछ नहीं होता है इसमें, तो आप सोलर पैनल लगा लीजिए, वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको आप ग्रिड में सेल करेंगे तो वो भी आपको एक इनकम देकर जाएगा। यानी कि अभी तक हमारे फार्म्स जो थे, हमारा एग्रीकल्चर है वो क्या था, वो एनर्जी कंज्यूमर था, बट यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि उसको एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने की। ऑलराइट, नेट एनर्जी प्रोड्यूसर बनाना है हमें। और जब आप सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे इस तरह की होगी तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट थे वो रिड्यूस हो रहे हैं। ऑलराइट, फार्मर्स की इनकम बढ़ रही है, उसकी लाइवलीहुड बेटर हो रही है, ये सारे फायदे हैं इसके। ठीक है? तो किसी भी स्कीम को इस पर्सपेक्टिव से पढ़िए। बट अधिकतर बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो स्कीम के फीचर्स पढ़ने लगते हैं, एज इफ वो फीचर एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे आपसे। बहुत रेयर है, बहुत रेयर पूछे गए हैं कुछ स्कीम्स के, बट ऐसे हर एक स्कीम के फीचर्स पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना। बस ये देखो कि इससे कैसे हम लोग अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, कैसे अपने फार्मर की इनकम और लाइवलीहुड बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने फार्म्स को एनर्जी प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं रादर देन एनर्जी कंज्यूमर। ऑलराइट, ये इस तरीके से आपको स्कीम्स को तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड, अभी हमने ऊपर भी इसकी बात की थी। ओके, इसका इसका मेन गोल क्या है कि हमें रैशनलाइज करना है फर्टिलाइजर का यूसेज, रैशनलाइज यूज ऑफ फर्टिलाइजर। वही सेम चीज देखनी है आपको, 8:4:1 से हमें नीचे आना है 4:2:1 जो कि आइडल माना जाता है। राइट, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करीब करीब 100 मिलियन कार्ड्स इशू किए गए। सो अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें अपने एग्रीकल्चर को लेस कार्बन इंटेंसिव बनाना है। ठीक है, फर्टिलाइजर का ओवर यूज रोकेंगे तो हमारी सॉइल कम डिग्रेड होगी। ठीक है, और ये फर्टिलाइजर बनाने में भी कार्बन एमिशन होते होंगे जहां इंडस्ट्री में बनता होगा, तो जब इसकी डिमांड कम होगी तो उनका एमिशन भी कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। अच्छा, एक और चीज नहीं, चलिए इसकी आगे बात करेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, अब इसका इसका नाम क्या था, सतत स्कीम।
देखिए, इसमें हमारा गोल क्या था कि हमने अपने सामने एक टारगेट रखा था कि हम लोग 15 मिलियन टन्स की बायो सीएनजी तक बनाएंगे। और किससे बनाएंगे? या तो क्रॉप से बना सकते हो, ठीक है, जो कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है, या फिर मोस्टली हम लोग एनकरेज करते हैं कि जो वेस्ट है, क्रॉप रेसिड्यू है, उससे बनाएंगे हम। राइट? अब आप याद कीजिए कि अभी गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगाई थी कि हम ब्रोकन राइस ज्यादा नहीं भेजेंगे बाहर एक्सपोर्ट, क्योंकि ब्रोकन राइस चाइना में बहुत इंपोर्ट किया जाता है इंडिया से, और वो ब्रोकन राइस चाइना यूज करता है बायोफ्यूल बनाने में। ओके, तो हम लोग खुद भी यूज कर सकते हैं, और कई प्लांट बिहार में लगाई भी गए हैं। और बिहार क्यों चूज किया इसके लिए? बिहार यूज किया गया है क्योंकि वहां पे पानी की कोई कमी नहीं है, और बायोफ्यूल बनाने के लिए हमें वाटर बहुत चाहिए। अब अगर हम लोग सोचें कि हम लोग ये बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज इधर लगा दें पंजाब हरियाणा में, तो वहाँ ऑलरेडी वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, आप कैसे लगा सकते हैं वहां? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, इसमें हमारा गोल क्या था कि हम लोग क्रिएट करेंगे 2.5 टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक बाय 2030। ऑलराइट, ये गोल था। ये सब उसी का पार्ट है जो हम लोग पंचामृत लिए थे ना हमने, पंचामृत, उसी सब का नॉर्म से। पंचामृत क्या है ये मैं आपको अभी अगले लेक्चर में बनाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा। राइट, तो ये हम लोग कुछ 4 स्कीम, अच्छी स्कीम हाईलाइट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको स्कीम नहीं बतानी है, आपको उनके इम्पैक्ट बताने विद रिस्पेक्ट टू रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। राइट, उस वे में लिखने हैं स्कीम्स, उस तरीके से मत लिख देना, ठीक है। रही बात नेशनल पॉल्यूशन बायोफ्यूल की, तो ये अपने आप में एक सेपरेट लेक्चर बन के आएगा जब हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सेपरेटली भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं चैलेंजेस, ठीक है, क्योंकि हमेशा कुछ भी कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा रहेंगे आपके पास। तो फर्स्ट चैलेंज वही है कि हमारे यहाँ मेजोरिटी मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, उतनी ज्यादा इनकम नहीं होती है उनकी, उस काइंड ऑफ ऐसा एग्रीकल्चर होता है कि बस जितना उनको जरूरत है वो उतना कर लेते हैं। सो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता इन चीज़ों में। अगर आप उससे कहेंगे कि लो अपने सोलार पैनल लगा लो अपने खेतों में, तो नहीं कर पाएंगे मेजोरिटी, ठीक है। तो पीएम कुसुम स्कीम यहाँ वर्क नहीं करेगी, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड वाली स्कीम यहाँ वर्क करेगी, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि मुझे बता दो कि मेरी जमीन में, मेरी मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से स्कीम्स की कमी है न्यूट्रिएंट्स की, ताकि मैं बस उतना ही फर्टिलाइजर यूज करूं, ताकि मेरा जो वेस्टेज हो रहा है वो रुके, मुझे अपनी इनकम वेस्ट ना करनी पड़े यहाँ पे। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताएंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड तो अपनी जगह है, पर हमारे एग्रीकल्चर में जब हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ये आप खुद से सर्च करके बताइए। ओके, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखिए अपना, आपका ब्रेन वर्क करते रहना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक ओनली रिसीविंग रिसीविंग एंड रिसीविंग। राइट, सो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मुझे बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट है कॉम्पिटिंग चॉइसेस। अब देखिए, अगर हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं ना कि हम लोग डिकार्बोनाइज करने जाएंगे, ये यूज करेंगे, वो यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली ये हमारे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ चले जाइए, या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ चले जाइए, या जीरो टिलिंग फार्मिंग कर लीजिए, वो आपके प्रोडक्शन में कमी लाएगा। और जब प्रोडक्शन में कमी आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट करेगा, ये फूड सिक्योरिटी में इम्पैक्ट करेगा, ये हमारे एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम राइस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, अगर हम आज पंजाब हरियाणा से पैडी कल्टीवेशन रिड्यूस कर देते हैं तो फिर कैसे करेंगे? और उसके बाद हम लोग खुद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हम लोग इसमें 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, या आप कह लीजिए 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए में दे रहे हैं, तो फिर ये कैसे चलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देयर विल बी ऑलवेज कॉम्पिटिंग चॉइसेस कि आप डिकार्बोनाइज करना चाहते हो अपने एग्रीकल्चर को, या पहले अपने लोगों की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हो। ऑलराइट, तो आप कह सकते हो कि देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये आपकी फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना एफिशिएंटली इस चीज को अपनाते हो। और ओके, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन बात करें, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, या कह लीजिए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन, अकेले कैटल पॉपुलेशन में भी हम लोग सबसे आगे हैं। राइट, ऑलमोस्ट होंगे करीब करीब 50 करोड़ समथिंग, इतनी लाइव स्टॉक है हमारे यहाँ एज पर 2019 लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है। नो, अब अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर एमिशन में कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तो मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 64% कंट्रीब्यूशन जो आता है कार्बन एमिशन का, वो अकेले लाइव स्टॉक सेक्टर से आता है। तो इसको रिड्यूस करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा, ठीक है। तो दो ही तरीके, या तो आप वो जो फीड दे रहे हो उसको वो बहुत अच्छे से यूज कर लो, या फिर इसमें जो इनका एक्सक्रीटा होता है उसको बायोगैस बनाने में यूज कर लो, ये दो ही तरीके हैं। बट आजकल बायोगैस प्लांट गांव में ही बहुत कम देखने को मिलते हैं, सिलेंडर वगैरह सब इजीली अवेलेबल है, कोई इतनी मगजमारी नहीं पालता आजकल,
ठीक है। रही बात ये फीड बनाने की, सीवुड वगैरह की, तो आपको क्या लगता है कितने लोग कल्टीवेशन करेंगे सीवीड का? ओके, सो दैट इज अनदर चैलेंज। इसके बाद इसके बाद करते हैं कि अनसर्टेन टेक्निक। अब याद कीजिए ना श्रीलंका का केस, उसने क्या किया था? उसने सडनली कह दिया था कि हम लोग 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ मूव करेंगे, और नतीजा क्या हुआ था कि खाने के भी लाले पड़ गए थे। अरे, तो हमें इस तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इस चीज में, धीरे धीरे आगे बढ़ना है इसमें, क्योंकि अभी भी ये जो टेक्निक्स वगैरह हैं ये इतनी सर्टेन नहीं है कि ये वर्क कर ही जाएंगी। ये हम भले ही आज पढ़ लें कि सीवीड कल्टीवेशन करेंगे उससे फॉडर बनेगा लाइफ स्टॉक के लिए, बट अगेन दैट दैट इज बिट अनसर्टेन। अभी तक इतनी ज्यादा अच्छे से टेस्टिंग नहीं की गई है इन सब चीजों की। ओके, नेक्स्ट इज अवेयरनेस एंड इंसेंटिव दे सकते हो आप फार्मर्स को, तो हाँ वो वही बात आ जाएगी क्रॉप रेसिड्यू वाली। ओके, कि आप इसको कट डाउन मत कीजिए, आप इसको बेलर यूज कीजिए, ठीक है, बेल्स के फॉर्म में बना दीजिए और इसको फिर आप सेल कर दीजिए, ओके, कंपनीज को, ताकि वो उसको यूज कर सकें, फिर वो उसको पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने कोल फायर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। या फिर जो भी क्रॉप रेसिड्यू वगैरह है उसको हम बायोफ्यूल बनाने में यूज कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस फार्मर में लाने की जरूरत है, पर अवेयरनेस आने से अकेले से नहीं होगा, मार्केट में डिमांड भी जनरेट करनी होगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि राइस की आप वो वैरायटी यूज कीजिए जो 120 डेज में ग्रो हो जाती है, तो उसके लिए आप कुछ इंसेंटिव दीजिए फार्मर को, तब वो उसे स्विच करेगा, राइट। एंड अल्टीमेटली वो जो पंजाब में खासकर चलता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला काम, उसको कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी लाने की जरूरत है, अदरवाइज वो इस तरह केयरलेस एटीट्यूड चलता रहता है कि मोटर चला दी, पानी भर रहा है फील्ड में रात भर और छोड़ दी चालू, ओके। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट इज कि जब हम कार्बन मार्केट की बात करते हैं, तो ऐसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना फिर भी ज्यादा आसान है, बट एग्रीकल्चर में करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, राइट। तो इस कार्बन फुटप्रिंट यहाँ कम करने के लिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि मोनोक्रॉपिंग से थोड़ा दूर जाना चाहिए, ठीक है। अलग अलग क्रॉप ग्रो करने चाहिए हमें, ताकि उस तरह की चीजें ना आए, ठीक है। उसके बाद अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हमें ये कार्बन एमिशन ऑफसेट करने हैं, ठीक है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि इसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे कि मैंने कितना एमिशन हो रहा है मेरे एग्रीकल्चर फार्म से, और फिर मैंने पेड़ वगैरह लगा दिए हैं या फर्टिलाइजर कम कर दिया है, तो उससे कितना ऑफसेट हो रहा है, इसको क्वांटिफाई करना काफी मुश्किल है। इंडस्ट्रीज के टर्म में फिर भी एक बार को ईजी होता है क्वांटिफाई करना, बट यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। चैलेंजेस हमने कितने, 1 2 3 4 5 6 चैलेंजेस जान लिए, काफी है इतना, इससे ज्यादा और नहीं जानना है। अब इसके अलावा हम लोग और क्या स्टेप ले सकते हैं? सबसे पहले आपको अपना जो सब्सिडी टाइप की चीजें हैं ना, उनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब्सिडी ही है जिसने पंजाब में एनकरेज किया है फार्मर्स को कि वो पैडी कल्टीवेशन छोड़ नहीं रहे हैं, डेस्पाइट कि उनका ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। डेस्पाइट कि ये बर्निंग इंसिडेंट जो होते हैं, क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करने से आपकी हेल्थ पे सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है, दे आर स्टिल नॉट एबल टू गिव इट अप। रीजन पहला कि आप एमएसपी बहुत अच्छी देते हो पैडी पे, ठीक है, तो एमएसपी बहुत ज्यादा है, तो इसको हमें कम करने की जरूरत है इस एमएसपी को पैडी पैडी पे, दिस इज वन रीजन। सेकेंड कि आपने फ्री पावर दे रखी है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें भी कहीं ना कहीं इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, ओके। थर्ड थर्ड थिंग इज कि आपकी पैडी की जो सीड है, ठीक है, पूसा 44, ठीक है, उसको उससे मूव करने के लिए आपको इंसेंटिव देने होंगे कि आप जो न्यू वैरायटी के सीड्स आए हैं जो जल्दी ग्रो होते हैं, आप उसकी तरफ चाहिए, ओके, वो जरूरी है। उसके सॉरी, इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा, हमने एक एग्जांपल देखा था अपने इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में कि एफसीआई को ये लिमिट लगानी चाहिए कि हम उन फार्म से नहीं खरीदेंगे या उन फार्मर से नहीं खरीदेंगे जहां से हमें बर्निंग की इंसिडेंट की रिपोर्ट आती है, और दूसरा जहां पे हमें ये रिपोर्ट आती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, ओके। तो ऐसे एरिया से हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। वो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करता है एफसीआई कि आप जितना लाओगे उतना सब दे देंगे। एंड अल्टीमेटली इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, लाइक सपोज मिलेट्स की तरफ जाना है, ठीक है, मिलेट्स वगैरह की तरफ जाना है, तो मिलेट्स वगैरह पे हमें एक अच्छी एमएसपी देनी होगी, ओके। और ये इसके अलावा जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी अच्छी खासी है, बहुत ज्यादा है, तो उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी ज्यादा मिलती है, स्पेशली यूरिया पर, तो फार्मर्स को और ज्यादा यूज कर रहा है,
ये सब रैशनलाइज करने की जरूरत है, तब जाकर हम लोग जब इस सब्सिडी को रिस्ट्रक्चर करेंगे ना, तब जाके फार्मर सोचेगा कि पैडी मेरे यहाँ पर नहीं है, मेरे यहाँ का क्रॉप नहीं है, मुझे इसको कल्टीवेट नहीं करना है। तो अगर आप ये सारी सब्सिडी मिला लेना, फ्री पावर वाली, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर पे मिलने वाली सब्सिडी, तो ये सब अगर आप मिलाते हैं तो 30,000 पर एकड़ की सब्सिडी दी जाती है पंजाब अकेले में। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दीजिए फार्मर को 25,000 पर एकड़, ठीक है, फॉर फॉर मूविंग अवे फ्रॉम पैडी। ओके, पैडी मत ग्रो कीजिए, उसकी जगह हम आपको डायरेक्ट सब्सिडी दे देंगे और आप शिफ्ट कर जाइए कहीं मिलेट जैसे क्रॉप पर। ओके, और इसके अलावा क्रॉप रेसिड्यू बर्न वाली बात आएगी, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम बायो इथेनॉल को प्रमोट करें, ताकि वो क्रॉप रेसिड्यू बर्न करने की बजाय वो एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन सके फार्मर के लिए। ऑलराइट, ये सारे स्टेप्स हमें लेने होंगे अपनी सब्सिडी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने के लिए, तब जाकर हम अपने कार्बन एमिशन को डिकार्बनाइज कर पाएंगे। क्लियर? नाउ, अब क्लाइमेट फाइनेंस की जब बात आती है तो पूरा फोकस अल्टीमेटली चला जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, कि कैसे यहाँ पर फाइनेंस ज्यादा किया है। बट यही सेम फाइनेंस आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देना होगा। आप सिर्फ हमेशा फार्मर पे डिपेंड नहीं हो सकते कि आप ये मत कीजिए, पराली मत जलाइए, वो मत कीजिए। आप उतना फाइनेंस तो दीजिए ताकि वो उसको अडॉप्ट कर पाए। राइट, जैसे अब आपको मीथेन एमिशन कम करने हैं, ठीक है, फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम लाइफ स्टॉक, तो आप उतने अच्छे फॉर्डर प्रोवाइड कीजिए फार्मर को, या आप उसका सीविड कल्टीवेशन को प्रमोट कीजिए, ऑलराइट, तब हो पाएगा वो। या आप उसको इंसेंटिवाइज कीजिए कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ मूव कीजिए। ओके, तो क्लाइमेट में भी अल्टीमेटली हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर हम मिटिगेशन एफर्ट्स ले पाएंगे। कि जिस तरह आप इंडस्ट्रीज वगैरह को बेनिफिट्स देते हो मिटिगेशन के लिए, उसी तरीके से आपको फार्मर को भी देना होगा। वैसे ऑलरेडी फार्मर इंडिया का जो है थोड़ा सा मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स ज्यादा है। नेक्स्ट वही पॉइंट आ जाएगा एग्रो इकोलॉजी। इसमें मैंने आपको एक पूरा का पूरा इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था इन वीडियो ऑन ग्रीन विलेज एंड क्लीन विलेज। ठीक है, वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या होती है एग्रो इकोलॉजी वगैरह। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली क्या करना है कि हमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ ही इंक्लूड करनी है। राइट, मतलब कंजर्वेशन की बात ज्यादा हो रही थी कि हमें यहाँ पर रिसोर्स कंजर्वेशन करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग रिसोर्स को पूरा स्पॉइल कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने आज की सिक्योरिटी को देखते हुए। फ्यूचर का भी ध्यान रखना है कि हमारा लैंड इतना ज्यादा डिग्रेड ना हो जाए कि उसमें कुछ ग्रो ही ना हो पाए आगे चल के। नाउ, नेक्स्ट इज इंक्रीज कार्बन सिंक। ठीक है, तो इसमें दो चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एक तो फॉरेस्ट पे, तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट अभी कितना है, 20%, 24% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, जबकि हमें कितना करना है, 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एज पर आर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ओके, दूसरा वेटलैंड। देखिए, फॉरेस्ट से ज्यादा कार्बन स्टोरेज करते हैं वेटलैंड, बट हमारे यहाँ वेटलैंड की जब बात करते हैं तो इन पे बहुत ज्यादा एंक्रोचमेंट हो रहा है। राइट, इनको इनको डंप यार्ड सा बना के रख दिया, फिल हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनको फिल करके पूरा लेवल करके वहां पे अलग ही लेवल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और अगर आप याद करेंगे ना, तो अभी वेटलैंड को लेकर हमने कुछ अमेंडमेंट किए ना, उसने और ज्यादा वीक बना दिए रूल्स को, क्योंकि पहले जो सेंटर के अंडर में आता था वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया है कि आप जानिए, कंजर्व करना कंजर्व कीजिए, या आपको एनक्रोचमेंट करवाना है एनक्रोचमेंट करवाइए। राइट, तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखना होगा थोड़ा सा कि हम ये वेटलैंड वगैरह अपने प्रमोट कर सके, क्योंकि माना जाता है कि अकेले अकेले अगर हम कार्बन सिंक कर लेंगे ना, तो करीब 20% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को हम कम कर सकते हैं ग्लोबल लेवल से। राइट, सो बस चार तरीके हमने इतने जान लिए वे फॉरवर्ड में। इसके बाद आप सिर्फ सीधे इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि काफी सारी कंट्रीज ने तो अपने आप को नेट जीरो बनाने का गोल सेट किया है बाय 2050। ठीक है, हालांकि इंडिया का गोल है बाय 2070। सो वी नीड टू एग्रेसिवली मूव टुवर्ड्स decarbonization of not just agriculture sector but also industries and transport sector. Okay. So ultimately, government of India should or government of India need to take these steps to decarbonize the agriculture, but without compromising on food security and livelihood of farmers. Okay, this will accelerate India's transition towards net zero. इस तरीके से आप अपना कंक्लूड कर सकते हैं। सो हमने काफी कुछ जान लिया। ठीक है, हमने इसको इंट्रोडक्शन देखा, इसके बाद हमने देखा कि कितना कंट्रीब्यूशन है कार्बन एमिशन में एग्रीकल्चर का, और डिकार्बोनाइज करना किस तरीके से। उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स देखे, उसमें आने वाले चैलेंजेस, और फिर वे फॉरवर्ड में हमने तीन चार चीजें देखी कि हम उसको कैसे बेटर बना सकते हैं।
Okay, so that's it about decarbonization of agriculture. Thanks for joining this session. And if you like the lecture, then do share your feedback in the comments. So thanks for joining. Have a great day and keep learning.